हेलो एंड वेलकम टू रेन एंड मार्टिन कंप्लीट ग्रामर सीरीज। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो रेन एंड मार्टिन के ग्रामर बुक से हम लोग कंप्लीट ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो नाउन के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे केस। तो नाउन देखने में बहुत छोटा सा चीज़ लगता है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है। पहले तो हम लोगों ने नाउन का डेफिनेशन पढ़ा, नाउन क्या होता है और नाउन कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ उसके बाद हमने नाउन में जेंडर पढ़ा, नंबर पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे केस। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मैं रेन एंड मार्टिन के ग्रामर बुक से आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़ाऊंगा, जैसा कि आपका रिक्वेस्ट भी था। और आप लोग बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही प्यार दे रहे हैं हमारे वीडियोस को। और कभी कभी जैसे एक दो दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूं, तो आप लोगों का क्वेरी रहता है कि सर आप पर डे आप डेली आप वीडियोस वगैरह डालिए। बट चूंकि मुझे भी बहुत सारे क्लासेस लेने होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस लेने होते हैं। तो कभी कभी ड्यू टू दैट बिकॉज आई एम ऑक्यूपाइड, तो उसके वजह से कभी कभी एक दो दिन वीडियोस नहीं आ पाते हैं ना। ठीक है, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। बट या कंप्लीट ग्रामर जब मैंने बोला है तो कंप्लीट ग्रामर मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। और चलिए जानते हैं नाउन के अंदर केस क्या होता है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि केस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है नाउन के अंदर, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से गलतियाँ होने की संभावना होती है और अक्सर ऐसे जगह पे हम फंस जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि केस कितने प्रकार के होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन सा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना, सो इट्स ऑल अबाउट केस। तो केस की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको दो केस के बारे में बताऊंगा। और ये दो केस कौन सा है, एक तो है सब्जेक्टिव केस और एक है ऑब्जेक्टिव केस। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस में हमारा पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हो सकती है, बट फिलहाल इतना हम जानते हैं कि सेंटेंस में हमें कम से कम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलता है। अब ध्यान देना, सब्जेक्ट के जगह पे कौन आता है। सब्जेक्ट के जगह पे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। सब्जेक्ट के जगह पे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। ऑब्जेक्ट के जगह पे कौन आता है, ऑब्जेक्ट के जगह पे भी या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। तो अगर कोई नाउन सब्जेक्ट के जगह पे आता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस। तो किसी भी सेंटेंस में नाउन किसी भी पोजीशन पे आ सकते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में नाउन का कहां कहां पोजीशन होता है, कहां कहां नाउन को हम यूज करते हैं। तो एक तो नाउन को हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के जगह पे और दूसरा हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट के जगह पे। नाउन का यूज हम करते हैं ऑब्जेक्ट के जगह पे। ठीक है, तो वैसे और भी नाउन के कई सारे पोजीशन है जहां पर हम नाउन का यूज करते हैं, बट फिलहाल इतना जानिए कि नाउन का यूज हम सब्जेक्ट के जगह पे करते हैं, नाउन का यूज हम ऑब्जेक्ट के जगह पे करते हैं। तो सिंपल सा देखो मतलब क्या है, अगर कोई नाउन सब्जेक्ट के जगह पे आएगा तो उस नाउन को हम सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। वो नाउन किस केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। और अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट के जगह पे आता है और ऑब्जेक्ट का काम करता है तो उस नाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे। तो बात आपको समझ में आ रही है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ध्यान देना, यहां पर एग्जाम्पल क्या है देखो। तो पहला केस हमारा क्या, सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो यहां पर जैसा कि सेंटेंस देखो, एग्जांपल में सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है रोहन हेल्प्स देम। तो रोहन कहां पर आया, सब्जेक्ट के जगह पे आया। और हेल्प क्या है, हेल्प यहां पर हमारा सेंटेंस का वर्ब है। और ये देखो एक प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के जगह पे आया। तो फिलहाल चूंकि हम लोग केस किसके अंदर पढ़ रहे हैं, नाउन के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नाउन के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो इस सेंटेंस में नाउन कौन है, इस सेंटेंस में नाउन है रोहन। इस सेंटेंस में नाउन कौन है, इस सेंटेंस में नाउन रोहन है। और रोहन किस जगह पे आ रहा है, सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यहां पर जो नाउन है ये सब्जेक्टिव केस में है। सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस कहिए। तो नाउन के अंदर एक खासियत क्या होता है कि आप नाउन का यूज आप किसी भी पोजीशन पे कर लो, सब्जेक्ट के जगह पे कर लो, ऑब्जेक्ट के जगह पे कर लो, नाउन अपना फॉर्म कभी चेंज नहीं करता है। जैसे प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। ठीक है, जैसे अभी यहां पर प्रोनाउन क्या, देम है। अगर ये देम जो है ना सब्जेक्ट के जगह पे होता तो इसके जगह पे हम दे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो दे प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट के जगह पे। अगर ये ऑब्जेक्ट के जगह पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा।
इसका फंक्शन के साथ साथ फॉर्म भी चेंज हो जाता है। बट नाउन के साथ क्या कंडीशन है, नाउन चेंज नहीं करता, फंक्शन चेंज कर लेगा बट अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगा। जैसे अगर हमने रोहन लिखा तो रोहन क्या है, सब्जेक्ट के जगह पे है, और रोहन अगर ऑब्जेक्ट के जगह पे जाएगा, रोहन अगर ऑब्जेक्ट के जगह पे जाएगा तो भी रोहन ही लिखेंगे। यहां पर हाँ सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जरूर बन जाएगा बट इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये जो नाउन है रोहन, ये किस जगह पे आ रहा है, ये सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर जो नाउन है ये सब्जेक्टिव केस में है। ये किस केस में है, ये सब्जेक्टिव केस में है। बात समझ में आ रही है कि हम सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं या नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं। देखो सेकंड चीज क्या, अगला चीज जो हमारा अगला केस होगा इसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। दूसरा जो हमारा केस होगा उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का जो दूसरा नाम है इसे एक्यूजेटिव केस भी आप कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस को ही एक्यूजेटिव केस कहा जाता है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट, ऑब्जेक्टिव मीन्स जब नाउन ऑब्जेक्ट के जगह पे आए। अब एग्जांपल में देखो यहां पर दे सब्जेक्ट है लेकिन दे यहां पर नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। उसके बाद वर्ब आ रहा है और उसके बाद देखो रोहन, फिर से यहां पर भी रोहन का यूज किया हमने और यहां पर भी रोहन को हम यूज कर रहे हैं। तो रोहन यहां पर नाउन तो है, नो डाउट रोहन यहां पर नाउन तो है, लेकिन किस जगह पे आया, क्या फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया। तो अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस में आता है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर नाउन सब्जेक्टिव केस में है और यहां पर जो नाउन है ये ऑब्जेक्टिव केस में है। यहां तक बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे जानते हैं अगला केस हमारा क्या है। देखो अगला केस क्या है। अगला केस को जानने से पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे इस सेंटेंस को हम देखेंगे और इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस के अंदर दो दो ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस के अंदर दो दो ऑब्जेक्ट है। दे सब्जेक्ट है, यहां पर देखो गैप क्या, वर्ब है, और रोहन यहां पर ऑब्जेक्ट के जगह पे आया है। लेकिन इसके बाद हम एक और नाउन देख रहे हैं जो कि बॉल है, अ बॉल। तो ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान देना है कि वर्ब के बाद एक के अलावे कभी कभी दो ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मिनिमम एक ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम दो ऑब्जेक्ट। तो अगर दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो उसमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ध्यान देना यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, एक रोहन है और एक अ बॉल है। तो यहां पर जो बॉल है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉल है ध्यान देना, ये जो बॉल है ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यहां पर जो रोहन है ये भी ऑब्जेक्ट है बट ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, तो ध्यान देना है जो वर्ब का मीनिंग बताएगा उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग बताएगा उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए यहां पर समझना है, ध्यान देना। यहां पर देखो वर्ब क्या है, वर्ब है गैप। तो उन लोगों ने दिया, अब पूछो क्या दिया, तो यहां देने का मीनिंग में क्या रहा है, बॉल। क्या दिया, एक बॉल दिया, ठीक है। तो जो वर्ब का मीनिंग बताएगा उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए यहां पर जो बॉल है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब का मीनिंग दे रहा है, क्योंकि ये वर्ब का मीनिंग दे रहा है। लेकिन ये बॉल भाई किसको दिया गया, ये बॉल दिया गया रोहन को, ठीक है। तो यहां पर जो वर्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग बताए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग बताएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग बताएगा। बात समझ में आ रही है। तो जो वर्ब का मीनिंग बताए उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग बताए उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद मिनिमम एक ऑब्जेक्ट आ सकता है, मैक्सिमम दो ऑब्जेक्ट।
अगर एक ऑब्जेक्ट आएगा तो वो 100% डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, वो कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो उसमें से एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम उसे कहेंगे जो डायरेक्टली वर्ब का मीनिंग बताएगा, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग बताएगा उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो आई होप कि आपको यहां पर इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया कि वे लोगों ने दिया, भाई क्या दिया, तो ये वर्ब का मीनिंग है, गिव का मीनिंग है, क्या दिया, अ बॉल दिया, तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। भाई किसको दिया गया, रोहन को दिया गया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग बता रहा है रोहन, तो रोहन क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये बात क्लियर है। तो बहुत बारीकी वाला चीज है और बहुत सिंपल सा चीज भी है, बट कभी कभी हम लोग जब ये इन सारे चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं तो किसी भी टेस्ट पेपर में क्वेश्चन लगाते समय बहुत सारे गलतियां हमसे हो जाती है। चलिए अब जानते हैं हम अगले केस के बारे में। देखो पहला हमने देखा सब्जेक्टिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस, और अब है पजेसिव केस। अब देखो क्या है, अब है पजेसिव केस। तो पजेसिव केस हम किसे कहते हैं, पजेसिव केस का दूसरा नाम जेनेटिव भी होता है, हम इसे जेनेटिव केस भी कह सकते हैं, राइट। तो कभी भी पजेसिव केस पता करना हो तो ध्यान दीजिएगा, आपको सवाल करना है किसका, आपको सवाल करना है किसका, और जो किसका का जवाब होगा वही हमारा क्या होगा, पजेसिव केस होगा। यानी नाउन को हम क्या कर देंगे, पजेसिव केस में चेंज कर देंगे। तो सिंपल सा मतलब, जैसे ध्यान देना, जैसे मेरे पास एक पेन है, एक कलम है, तो मैं पूछूंगा ये किसका कलम है, ये किसका पेन है, तो आप बोलोगे सर आपका। बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने बोला राम की कार, किसकी कार, राम की कार, ठीक है। राहुल का घर, पूछो किसका घर, राहुल का घर, तो घर किसको बिलोंग करता है, राहुल को बिलोंग करता है। ये पेन किसको बिलोंग करता है, मुझसे बिलोंग करता है। बात समझ में आ रही है। तो पजेसिव का मतलब हो गया जो पोजीशन बताता हो, ध्यान से समझेंगे। इट इज यूज टू डिनोट पोजीशन। देखो पजेसिव से क्या पता चलता है, पोजीशन का पता चलता है। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, या फिर इससे ऑनरशिप का पता चलेगा। ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक। जैसे मैंने बोला राहुल का घर, तो घर का ऑनर कौन है, राहुल है। घर पे मालिकाना हक किसका है, ऑनरशिप किसका है, राहुल का है। अच्छा, इससे बिलोंगिंगनेस भी पता चलेगा। बिलोंगिंगनेस का मतलब कि कोई चीज किससे संबंध रखता है, कोई चीज किससे संबंध रखता है। जैसे कहने का मतलब है, जैसे मैंने बोला किताब की कवर, तो भाई कवर किसका, कवर किससे बिलोंग करता है, किताब से बिलोंग करता है। तो इसी को हम पजेसिव केस कहते हैं। और इसको पता करने के लिए सिंपल आपको क्वेश्चन करना है किसका, और जो भी रिप्लाई में आएगा वही आपका क्या होगा, पजेसिव केस होगा। तो चलिए यहां पर ध्यान देते हैं। लेकिन किसी भी नाउन को पजेसिव केस में हम चेंज कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अगर कोई नाउन बिना फॉर्म चेंज किए हुए सब्जेक्ट के जगह पे आता है तो वो सब्जेक्टिव केस, और अगर वो बिना फॉर्म चेंज किए ऑब्जेक्ट के जगह पे आता है तो ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन पजेसिव केस का कहां पर पोजीशन होता है, पजेसिव केस सेंटेंस में कहीं पर भी आ सकता है। लेकिन पजेसिव केस उसको बनाएंगे कैसे, पजेसिव केस में किसी नाउन को पजेसिव केस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो ध्यान दीजिएगा, पजेसिव केस कैसे बनेगा। पजेसिव केस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें अपस्ट्रॉप एस लगाते हैं। देखो इस तरह से जो हम एस लिखते हैं और एस के ऊपर जो इस तरह से कॉमा लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको अपस्ट्रॉप एस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम अपस्ट्रॉप एस बोलते हैं, ठीक है। तो इस अपस्ट्रॉप एस से देखो हिंदी में मीनिंग क्या निकलेगा, का या की या फिर के, जो कि क्या करेगा, यही का, की या के क्या करेगा, ये संबंध बताएगा, अधिकार बताएगा, मालिकाना हक बताएगा। और इसी का, की, के लिए हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं, ये वाला अपस्ट्रॉप एस लगाते हैं। हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, ये वाला अपस्ट्रॉप एस लगाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान देना यहां पर, जैसे मैं बोल रहा हूं दिस इज रोहन्स कार, दिस इज रोहन्स कार। अब देखो रोहन यहां पर नाउन है, रोहन यहां पर नाउन है, और इस नाउन में देखो, इस नाउन में यहां पर अपस्ट्रॉप एस का प्रयोग किया गया है। इस नाउन में यहां पर अपस्ट्रॉप एस का प्रयोग किया गया है। तो इसका क्या मतलब है कि इसको हम लोगों ने पजेसिव केस में चेंज कर दिया। तो कभी भी कोई भी नाउन हो और उस नाउन में अगर हम लोग उस नाउन में ये वाला अपस्ट्रॉप एस लगा देंगे, ये वाला अपस्ट्रॉप एस लगा देंगे, या फिर किसी भी नाउन में आपको ये अपस्ट्रॉप एस लगा हुआ मिल जाए, तो समझ लेना कि ये जो है ना, ये पजेसिव केस है। ये नाउन किस केस में है, ये नाउन पजेसिव केस में है।
बात समझ में आ रही है? तो यहां पर, हाँ, यहां पर देखो नाउन कौन है? रोहन है। और क्या इसमें अपस्ट्रॉफ एस लगा हुआ है? जी सर बिल्कुल लगा हुआ है। तो हम बोल रहे हैं कि यह रोहन की कार है। यह कार किसकी है? अब क्वेश्चन आपको करना है किसकी है, तो आंसर में क्या मिलेगा? रोहन मिलेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? क्वेश्चन हमेशा करना किसका या किसकी या किसके, तो जो रिप्लाई आएगा वही आपका पॉजिटिव केस होगा। तो यहां पर देखो रोहन नाउन तो है, बट ये किस केस में यूज हुआ है? ये यूज हुआ है पॉजिटिव केस में। ये यूज हुआ है पॉजिटिव केस में। किस केस में यूज हुआ है? पॉजिटिव केस में यूज हुआ है। बात समझ में आ रही है? यहां तक ये बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि कभी भी का, की और के आएगा तो ये क्या करता है? यही पोजीशन बताता है, यही संबंध बताता है, अधिकार बताता है। तो मैंने क्या बताया कि इसके लिए मैंने आपको बताया, हाँ भाई मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, का, की और के। तो इसके लिए देखो क्या क्या कर सकते हैं आप। देखो पहला चीज तो है कि इस का, की, के लिए हम क्या करते हैं? अपस्ट्रॉफ एस लगाते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका यह है कि हम प्रेपोजिशन का भी इस्तेमाल करके इस चीज को बता सकते हैं। तो इस का, की, के लिए दूसरा चीज क्या है? आप इसके लिए प्रेपोजिशन ऑफ का भी यूज कर सकते हो। आप इसके लिए प्रेपोजिशन ऑफ का भी यूज कर सकते हो। तो इससे पता चलता है कि यहां पर हम ये जो लिखा हुआ है दिस इज रोहन्स कार, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? दिस इज द कार ऑफ, दिस इज द कार ऑफ रोहन। तो देखो यहां पर हम ऑफ का भी प्रयोग करके इस बात को हम ऐसे समझा सकते हैं। ठीक है, दिस इज रोहन्स कार या फिर दिस इज द कार ऑफ रोहन। तो सिंपल सा मतलब है। एक चीज, एक एग्जांपल में और यहां पढ़ लेता हूं। जैसे हमने लिखा राम की पुस्तक, तो आप इसको दो तरीके से बता सकते हो इंग्लिश में। दो तरीका क्या है? एक तो हमने सीधे तौर पे ऐसे अपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग कर लिया, राम्स बुक, और दूसरा हम यहां पर ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। तो ऑफ का जब यूज करोगे, देखो ये आपका है नाउन 1 और ये आपका है नाउन 2। जब आप ऑफ का प्रयोग करोगे तो नाउन 2 को पहले रखना और नाउन 1 को बाद में रखना। जैसे इसी बात को, जैसे हमने लिखा राम्स बुक, अगर हमें इसी बात को, इसी की के लिए हम अपस्ट्रॉफ एस ना लगा करके हम अगर ऑफ लगाते हैं तो कैसे बनाएंगे? द बुक ऑफ राम। तो आप इस बात को ऐसे भी बता सकते हो। यहां पर आप प्रीपोजिशन ऑफ भी लगा सकते हो, बट क्या करना पड़ेगा? देखो नाउन 2 पहले आ गया और नाउन 1 बाद में है। तो इस तरह के इन दोनों ही तरीके से आप इसको पॉजिटिव केस में बता सकते हो। आई होप कि यहां तक बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, हाँ, हम लोग रेनिन मार्टिन के बुक से पढ़ रहे हैं। तो अगर आप अपने ग्रामर को ठीक करना चाहते हो तो ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक माना जाता है रेनिन मार्टिन का। ठीक है, और इसीलिए बच्चों के बीच में बहुत डिमांड होता है, टीचर्स के बीच में भी डिमांड होता है इस बुक का। तो बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था सर कि आप रेनिन मार्टिन के बुक से ग्रामर पढ़ाइए, तो मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। इसको और सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ ताकि आपको बात बहुत आसानी से समझ में आ जाए। चलिए अब जानते हैं। तो आई होप कि आपको पॉजिटिव केस के बारे में पता चल गया, जिसे हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। तो किस तरह से आप किसी नाउन को आप उसको पॉजिटिव केस में चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब आइए जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस को बनाते कैसे? फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना होता है। पॉजिटिव केस को हम बनाते कैसे? फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव केस। तो ध्यान देना। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसका दो तरीका होता है। एक तो आप अपस्ट्रॉफ एस लगा दो और एक ऑफ लगा दो। तो ज्यादातर किसका हम यूज करते हैं? अपस्ट्रॉफ एस का यूज करते हैं। ठीक है, ऑफ का भी यूज करते हैं, बट कहां पर हम अपस्ट्रॉफ का करेंगे और कहां पर ऑफ का करेंगे, चलो इसको भी जानते हैं हम लोग। तो आइए, पहला चीज देखो क्या है। इन सिंगुलर नाउन्स
द पजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अपस्ट्रॉफ एस टू द नाउन। अब देखो सिंपल सा तरीका क्या, एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। अगर कहीं पर नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन में आपको अगर उसको पजेसिव केस में चेंज करना है तो आपको केवल उसमें अपस्ट्रॉफ एस लगा देना है। ऐसे अपस्ट्रॉफ वाला ऊपर में ये कॉमा लगाना है और फिर एस लगाना है ऐसे। तो देखो यहां पर एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहां पर देखो बॉय क्या है, बॉय एक सिंगुलर नाउन है, बॉय एक सिंगुलर नाउन है। बॉय यहां पर क्या है, बॉय एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो यहां पर मैं क्या बोलना चाहता हूं, लड़का का किताब, किसका बुक, किसका किताब, लड़का का किताब। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर अपस्ट्रॉफ एस लगाया, ठीक है। अच्छा, राजा का क्राउन, तो किंग्स क्राउन। बात समझ में आ रही है। तो अगर सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब एक हो, तो आपको क्या करना है, उस नाउन में केवल अपस्ट्रॉफ एस लगा देना है। जैसे हमने क्या बोला, लड़का का किताब। अब देखो लड़का बॉय क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो आप केवल क्या करो, यहां पर अपस्ट्रॉफ एस लगा दो और उसके बाद जो नाउन है उसको लिख दो आप, तो बॉयज बुक हो गया। बात समझ में आ रही। तो पहला चीज तो ये, पहला नियम आपको ये ध्यान में रखना है। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेकंड नंबर चीज, देखो क्या है, व्हेन अ प्लूरल नाउन, हाँ, व्हेन अ प्लूरल नाउन एंड्स इन एस, जब कोई प्लूरल नाउन का अंत होगा एस से। देखो जब हम किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उस नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, मैंने आपको नंबर वाले टॉपिक में बताया था। तो जब हम किसी नाउन में एस या ई एस लगा देते हैं तो वो नाउन क्या होता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे अगर मुझे बोलना पड़े एक लड़का, ठीक है, मैंने बोला लड़का, तो लड़का का मतलब कितना हो गया, एक लड़का हुआ। लेकिन अगर मैं बोलता हूं लड़के, अगर मैं बोलता हूं लड़के, तो लड़के का मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा हो गया। तो यहां पर अगर एक लड़का है तो हम क्या लिखेंगे, बॉय लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बॉय लिखेंगे। और एक से ज्यादा लड़का होगा तो हम क्या करेंगे, बॉयज लिखेंगे। तो यहां बॉयज में जो आप एस देख रहे हो, ये वाला जो एस है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहां पर बॉयज में जो एस देख रहे हो, ये वाला एस अपस्ट्रॉफ का एस नहीं है, ये वाला जो एस है ना, प्लूरल का एस है। एक लड़का के लिए बॉय और एक से अधिक लड़का के लिए बॉयज। अब देखो प्रॉब्लम ये होता है यहां पर कि देखिए बॉय में पहले से तो एस नहीं है, यानी ये सिंगुलर है, और इसको जब पजेसिव केस में चेंज करेंगे तो यहां पर हम अपस्ट्रॉफ एस लगा देंगे ऐसे। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर बॉयज जब हम लिख रहे हैं तो बॉयज में एस पहले से, लेकिन क्या यहां पर हम इस तरह से अपस्ट्रॉफ एस लगा दें, क्या हम, देखो ये चीज तो चलेगा, ये चीज तो चलेगा, लेकिन किसी नाउन में आपको एस पहले से मिल सकता है और उसके बाद आप वहां पर अपस्ट्रॉफ एस वाला एस फिर से लगा देते हो, तो क्या ये चलेगा? दो डबल एस के बीच में ऐसे हम कॉमा लगा देते हैं तो क्या चलेगा? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इससे आपको हिसिंग साउंड मिलेगा, सांप वगैरह हिसिंग करता ना, तो हिसिंग साउंड को आपको अवॉइड करना है। कभी कभी किसी नाउन में आपको पहले से एस मिल जाएगा, वो एस या तो प्लूरल का होगा या फिर वो एस उसके नाम के साथ पहले से जुड़ा होगा। तो अगर किसी वर्ड, किसी नाउन के लास्ट में एस पहले से होगा तो वहां पर ध्यान रखना है कि वहां पर आप अपस्ट्रॉफ यानी ये वाला फॉर्मेट को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हिसिंग साउंड निकलता है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हमें क्या करना है, तो ऐसे स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे स्थिति में जैसे मान के चलो हमने यहां पर बॉय लिखा, बॉयज लिखा, यहां पर एस पहले से है, तो पहले से जब एस रहेगा तो यहां पर आपको केवल ये वाला कॉमा लगा देना है, केवल ये वाला कॉमा लगा देना बस, ठीक है, केवल ये वाला कॉमा लगा देना बस, ये तरीका सही होगा। तो चलिए एग्जाम्पल से जानते हैं। देखिए यहां पर बोल रहे हैं लड़का का किताब, यहां पर बोल रहे हैं लड़का का किताब, यानी एक लड़का है। तो जब एक लड़का है तो यहां पर हमने क्या किया, अपस्ट्रॉफ कॉमा के साथ एस लगाया। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं लड़कों का किताब, यहां पर बोल रहे हैं लड़कों का किताब, लड़कों का मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा हो गया। तो यहां पर देखो एस पहले से है
और जब एस पहले से रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहां पर ये वाला कॉमा लगा देना है, बस केवल यहां पर कॉमा लगा देना है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लेकर के इस चीज को समझाया। चलिए अब अगला फॉर्मेशन जानते हैं। देखो अगला फॉर्मेशन क्या है, अगले फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए when a noun is plural but does not end in s, तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके सभी नाउन जिसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो उसमें एस या ईएस होगा। जनरली किसी सिंगुलर नाउन को आप अगर प्लूरल नाउन में चेंज कर रहे हो तो आप उसमें एस या ईएस लगाते हो, लेकिन कुछ नाउन के प्लूरल जो होते हैं ना, कुछ नाउन के प्लूरल फॉर्म अलग से होते हैं, यानी उसमें आप एस या ईएस नहीं लगा सकते हो, यानी कि वैसे नाउन पहले से ही प्लूरल होते हैं। तो कुछ नाउन आपको प्लूरल मिलेंगे लेकिन उसके लास्ट में आपको एस या ईएस नहीं मिलेगा। तो जब लास्ट में एस या ईएस नहीं मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, केवल हमें क्या करना है, अगर एस या ईएस नहीं मिलेगा, देखो अगर एस या ईएस पहले से नहीं मिलेगा तो हम उसमें ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, ठीक है। और अगर एस पहले से मिल जाएगा तो क्या करेंगे, उस एस को रहने देंगे और उस एस के लास्ट में बस ये कॉमा लगा देंगे, बस ऐसा कर देंगे। किसको नहीं करना है, अवॉइड किसको करना है, इसको अवॉइड करना है, इसको अवॉइड करना है, इसको अवॉइड करना है, ठीक है। ये रहेगा सिंगुलर नाउन के साथ, ये रहेगा प्लूरल नाउन के साथ जिसके लास्ट में एस है, या कोई ऐसा नाउन जो या तो सिंगुलर या तो प्लूरल है लेकिन उसके लास्ट में एस है, तो उसमें आपको क्या करना है, केवल एस के लास्ट में बस एक कॉमा लगाने से काम चल जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान देना, यहां पर देखो एग्जाम्पल क्या है, यहां पर एग्जाम्पल है बच्चों की किताब, यहां पर बच्चा का नहीं, बच्चों की किताब, बच्चों की किताब। तो ध्यान देना, जब एक बच्चा होता है तो इसको हम इंग्लिश में चाइल्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चाइल्ड लिखते हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा बच्चे होते हैं तो इसके लिए हम इंग्लिश में चिल्ड्रन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चिल्ड्रन लिखते हैं। अब ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि चाइल्ड को जब आप एक से ज्यादा बनाना है, प्लूरल बनाना है, तो आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं कि आप चाइल्ड में एस लगा देंगे और ये आपका प्लूरल बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि चाइल्ड का जो प्लूरल नाउन होता है ना, वो चिल्ड्रन होता है, तो अलग से हम इसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जब इसमें एस या ईएस पहले से नहीं है तो हमें सिर्फ ये वाले फॉर्मेट को यूज करना है। तो देखो यहां पर क्या हमने किया, चिल्ड्रंस बुक्स, चिल्ड्रन बुक्स। अब देखो मेन भी क्या प्लूरल है, एक आदमी को मैन बोलते हैं और एक से अधिक को मेन बोलते हैं, MEN बोलते हैं। तो यहां पर भी हमने क्या किया, ये वाले फॉर्मेट का यूज किया, ये वाले फॉर्मेट का यूज किया। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे का चीज जानते हैं। हाँ ध्यान देना, अ नाउन और अ टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स। तो कभी कभी क्या होगा, कोई नाउन या कोई टाइटल ऐसा होगा ना जिसके साथ और भी कई सारे वर्ड्स जुड़े होंगे। तो सिंगल अगर एक वर्ड का नाउन हो तो वहां पर बहुत आसानी से हम अपस्ट्रॉफ एस लगा सकते हैं। लेकिन सर कभी कभी नाउन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में आता है, कभी कभी नाउन जो होते हैं ना वो एक शब्द के नहीं होते, एक फ्रेज के रूप में आता है, यानी उस नाउन या टाइटल के साथ और भी वर्ड्स जुड़े हुए होते हैं। तो वैसे स्थिति में हम अपस्ट्रॉफ एस कहां लगाएंगे, किस वर्ड के साथ लगाएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। ध्यान देना, ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, देखो द किंग ऑफ भूटान्स विजिट। तो यहां पर केवल किंग नहीं है, अगर केवल किंग होता तो वहां पर हम किंग्स कर देते हैं अपस्ट्रॉफ एस लगाकर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीच, तो यहां पर केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इसके साथ और भी चीजें लगी हुई हैं। तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे, वैसे स्थिति में आपको सेकेंड नाउन में, जो सेकेंड नाउन होगा ना उसमें आपको अपस्ट्रॉफ एस लगाना है। तो पहला नाउन तो किंग हो गया, दूसरा नाउन कौन है, भूटान है। पहला नाउन क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, और दूसरा नाउन क्या है, इंडिया है। तो जब इस तरह से आपको मिलेगा तो आपको अपस्ट्रॉफ एस जो है ना वो सेकेंड नाउन में लगाना है, यानी इसमें हम किंग में और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर में नहीं लगाएंगे, हमने यहाँ पर कहाँ लगाया, भूटान में, तो यहाँ लगाना होगा द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, और यहाँ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, द प्राइम मिनिस्टर्स नहीं करना है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज यहाँ सेकंड नाउन में लगाना है। बात समझ में आ रही है? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें कंफ्यूज करती है, अगर आप पहले से इसके बारे में नहीं जानोगे ना
तो बहुत दिक्कत आपके लिए क्रिएट कर सकता है। आप एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह के क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत ही कंफ्यूजन फिर आपका होगा। अगर ये सारी चीज को अगर आप समझ लेते हैं तो नाउन आपके लिए आसान हो जाता है। चलिए अब आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। नाउन्स इन एपोजिशन, नाउन्स इन एपोजिशन, एपोजिशन हम किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, एपोजिशन देखो, जब दो नाउन आपस में एक साथ रहते हैं, जब दो नाउन को आपस में यूज किए गए हैं एक साथ नेक्स्ट टू ईच अदर, और उसमें से एक नाउन जो होगा ना दूसरे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा। जैसे दो नाउन बैक टू बैक यूज हुए, जैसे दो नाउन बैक टू बैक यूज हुए, और इसमें दोनों नाउन जो होगा ना वो सेम पर्सन या सेम थिंग के बारे में बात करेगा, और उसमें एक नाउन होगा ना किसी दूसरे नाउन को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा, उसके मीनिंग को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, और या फिर उसे एक्सप्लेन करेगा। यानी ये दोनों ही नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसमें एक नाउन जो होगा ना उसे हम क्या बोलते हैं, उसमें दूसरे वाले नाउन को हम क्या बोलते हैं, एपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोजिशन बोलते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं एपोजिशन, तो ध्यान देना। यहां पर एग्जाम्पल है रोहन्स, देखो अगर मुझे लिखना है रोहन्स, रोहन का बेस्ट फ्रेंड, हाँ देखो रोहन का बेस्ट फ्रेंड, रोहन का बेस्ट फ्रेंड, तो हमने क्या लिखा? या फिर मुझे लिखना रोहन की कार, मुझे लिखना रोहन की कार, तो हमने क्या किया, रोहन्स कार लिखा। यहां पर हमने क्या किया, रोहन्स कार लिखा। लेकिन यहां पर देखो हम क्या बोल रहे हैं, रोहन, और इसके तुरंत बाद फिर से मैं नाउन लिख रहा हूं, माय फ्रेंड। अब ध्यान देना, यहां पर दो नाउन है, रोहन भी है और माय फ्रेंड भी है। तो आप मुझे बताना मैं फ्रेंड किसको बोल रहा हूं? मैं फ्रेंड रोहन के बारे में ही बोल रहा हूं, यानी रोहन ही मेरा मित्र है। तो यहां पर दो नाउन बैक टू बैक यूज हुए, और ये दोनों नाउन एक ही व्यक्ति है कि नहीं? ये रोहन भी वही व्यक्ति है, ये फ्रेंड भी वही व्यक्ति है। दो अलग अलग व्यक्ति नहीं कि रोहन अलग है और फ्रेंड अलग है, यानी रोहन को ही मैं फ्रेंड कह रहा हूं। और ये क्या कर रहा है एक तरह से, आगे इसके ठीक बाद आकर के अगर कोई नाउन या कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स अपने से पहले आने वाले नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसी के मीनिंग को एक्सप्लेन करता है, या उसी में कुछ नया इंफॉर्मेशन जोड़ता है, तो इस वाले नाउन को हम क्या बोलेंगे? इस वाले नाउन को हम बोलेंगे एपोजिशन। इसी को हम क्या बोलेंगे? एपोजिशन, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला सचिन तेंदुलकर द मास्टर ब्लास्टर, द मास्टर ब्लास्टर क्या कर रहे हैं? ये एपोजिशन के रूप में यूज कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर के साथ। ये द मास्टर ब्लास्टर किसको डिस्क्राइब कर रहा है? सचिन को डिस्क्राइब कर रहा है। महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ नेशन हम किसको बोल रहे हैं, किनको बोल रहे हैं? महात्मा गांधी को बोल रहे हैं। तो वापस क्या कर रहे हैं, वर्ड उसी को डिस्क्राइब कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एपोजिशन। तो अगर एपोजिशन कहीं पर आ जाए, अगर एपोजिशन आ जाए तो हम अपस्ट्रॉफ एस जो होता है ना कहां लगाएंगे? तो यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके लिए। केवल अकेले एक नाउन आए ना तो आप वहां पर अपस्ट्रॉफ एस लगा सकते हो बहुत आसानी से, लेकिन उसके बाद फिर से एक नाउन आ जाए और उसी व्यक्ति के बारे में हो, उसी वस्तु के बारे में हो, तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि हम अपस्ट्रॉफ एस कहां लगाएं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल में रोहन्स माय बेस्ट फ्रेंड कार, यानी रोहन जो कि मेरे सबसे अच्छे मित्र है उसकी कार, ठीक है। तो यहां पर हम अपस्ट्रॉफ एस कहां लगाएं? रोहन के साथ लगाएं या फ्रेंड के साथ लगाएं? तो यहां पर देखो रोहन के साथ लगाया हुआ, जो कि बिल्कुल गलत है। ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इस स्थिति में अपस्ट्रॉफ एस एपोजिशन के साथ लगाना है। तो देखो ये हमारा नाउन है और इस नाउन का एपोजिशन कौन है? फ्रेंड है। इस नाउन का एपोजिशन कौन है? फ्रेंड है। तो यहां पर फ्रेंड क्या है? एपोजिशन है। नाउन है लेकिन एपोजिशन के जगह पे आया है। ये किसके जगह पे आया है? एपोजिशन के जगह पे आया है। तो हमें क्या करना है? हमें अपस्ट्रॉफ एस जो है ना वो एपोजिशन के साथ लगाना है। तो देखो एपोजिशन के साथ यहां पर लगाया गया, तो ये बिल्कुल सही है। ये तरीका, ये लिखने का तरीका क्या करेक्ट है? ये बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे की चीज हम जानते हैं। हाँ अब बात करेंगे कॉमन पोजीशन के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है।
देखो कॉमन पोजीशन क्या होता है, सपोज कि यहां पर एक वस्तु है, ठीक है, यहां पर एक वस्तु है और इसी वस्तु पे दो दो व्यक्ति का अधिकार है। ये वस्तु दो दो व्यक्ति से बिलोंग करता है। जैसे मान के चलो इस वस्तु पे अगर राम का अगर अधिकार है तो इसी वस्तु पे श्याम का भी अधिकार है। अगर ये वस्तु राम से रिलेट करता है तो यही वस्तु श्याम से भी रिलेट करता है, दोनों से रिलेट करता है। तो जब एक ही चीज पे अगर दो दो व्यक्ति का अगर अधिकार हो, दो दो व्यक्ति का पोजीशन हो, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन पोजीशन। इसको हम बोलते हैं कॉमन पोजीशन। इसको हम बोलते हैं कॉमन पोजीशन। बात समझ में आ रही है? तो अगर जब दो नाउन एंड से जुड़ा होगा और दोनों नाउन क्या करेगा, कॉमन पोजीशन बताएगा, तो वैसे स्थिति में हम अपस्ट्रॉफ एस कहां लगाएंगे? केवल एक नाउन में लगाएंगे, दोनों नाउन में लगाएंगे, या फिर पहले वाले नाउन में लगाएंगे या आखिरी वाले नाउन में लगाएंगे? तो यहां पर कंफ्यूजन होता है। ये चीज आपको समझने के लिए, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हो, दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों मिलकर के कॉमन पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो वैसे स्थिति में जो अपस्ट्रॉफ एस है ना, वो दोनों में नहीं लगाएंगे, बल्कि जो लास्ट वाला नाउन होगा उसमें लगाएंगे। यानी इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर ध्यान देना है, रोहन एंड प्रिया, जैसे मान के चलो हम लोग एक कंडीशन, देखो चीजों को समझने के लिए या समझाने के लिए मैं यहां पर एक कंडीशन देता हूं। कंडीशन क्या है? इफ दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, मान के चलो कि रोहन और प्रिया जो है ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, ये दोनों मैरिड कपल है और ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। तो जब मैं बोल रहा हूं रोहन और प्रिया के बच्चे, भाई किन के बच्चे? रोहन और प्रिया के बच्चे। तो अब मुझे बताइएगा, अब मुझे ये बताइएगा कि जो बच्चे प्रिया के हैं, क्या वही बच्चे रोहन के भी हैं? भाई वही बच्चे रोहन के भी हैं। अब दोनों हस्बैंड वाइफ है तो ऐसा थोड़े है कि प्रिया के बच्चे कहीं और के होंगे और रोहन के बच्चे कहीं और के होंगे। तो सेम बच्चे पे दोनों का अधिकार है, दोनों का रिलेशन है। यानी कि कैसा सेंस बन रहा है? कॉमन पोजीशन का। तो जब कॉमन पोजीशन का सेंस बनता है तो हम दोनों नाउन में, दोनों ही नाउन में अपस्ट्रॉफ एस कभी भी नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। बल्कि हम क्या करेंगे, दोनों नाउन एंड से जुड़ा होगा और लास्ट वाले यानी सेकंड नाउन में अपस्ट्रॉफ एस लगाएंगे, यानी केवल इसमें लगाएंगे, केवल यहां पर लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। कंडीशन मैंने इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आए कि यहां पर मैं बात कॉमन पोजीशन की कर रहा हूं। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं सेपरेट पोजीशन। सेपरेट पोजीशन देखो क्या होता है सेपरेट पोजीशन। अब ये कॉमन पोजीशन नहीं है, सेपरेट पोजीशन है। जैसे कि अब ये दो वस्तु है, ये दो वस्तु है, एक वस्तु पे राम का अधिकार है और इस दूसरे वस्तु पे श्याम का अधिकार है। अब बताओ, क्या एक ही वस्तु पे दोनों का अधिकार है? नहीं ना, दोनों के अलग अलग वस्तु पे अधिकार है। तो जब दोनों के अलग अलग वस्तु पे अधिकार है, पोजीशन है, तो इसी को हम बोलते हैं सेपरेट पोजीशन। तो अगर जब सेपरेट पोजीशन रहेगा तो हम अपस्ट्रॉफ एस कहां लगाएंगे? तो सबसे पहली बात, सेपरेट पोजीशन में आपको नाउन मिलेगा, बैक टू बैक नाउन मिलेगा। हो सकता है ये कॉमा से अगर आगे बढ़े या फिर एंड इसके साथ रहे। तो ऐसे कंडीशन में हम अपस्ट्रॉफ एस कहां लगाएंगे? ऐसे कंडीशन में हम अपस्ट्रॉफ एस कहां लगाएंगे? तो सेपरेट पोजीशन के केस में आपको दोनों ही नाउन के साथ अपस्ट्रॉफ एस लगाना है। यहां भी लगाना है और यहां भी लगाना है, दोनों जगह लगाना है, दोनों जगह लगाना है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान दीजिएगा, देखो यहां पर कंडीशन क्या है? इफ दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। मान के चलो कि अगर रोहन और प्रिया ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि रोहन किसी और का हस्बैंड होगा, प्रिया किसी और की वाइफ होगी, बट रोहन एंड प्रिया आपस में हस्बैंड वाइफ नहीं है। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि रोहन और प्रिया के बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? रोहन के अलग बच्चे हैं और प्रिया के अलग बच्चे हैं, या दोनों के सेम बच्चे हैं? तो आप बोलोगे कि सर अगर दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है तो रोहन के अलग बच्चे हैं और प्रिया के अलग बच्चे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉमन नहीं, इसका मतलब सेपरेट हो गया, सेपरेट। तो जब सेपरेट पोजीशन का जब यहां पर केस बने तो ध्यान दीजिएगा, आपको दोनों ही नाउन के साथ,
दोनों ही नाउन के साथ आपको एपोस्ट्रोफ एस लगाना पड़ेगा, यानी ये वाला तरीका बिल्कुल सही है। लेकिन यहां जब सेपरेट पोजीशन का मामला बन रहा है तो ऐसा हम कभी नहीं करेंगे कि केवल हम सेकंड नाउन में एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे और फर्स्ट में नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से पता है ये मीनिंग किसका देगा, ये मीनिंग कॉमन पोजीशन का देगा। तो इसलिए इस कंडीशन में ये सेकंड वाले सेंटेंस, ये सेकंड वाली चीज लिखना बिल्कुल गलत है, ये वाला सही होगा। बात सबको समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। अब जानते हैं, देखिए तो ये तो फॉर्मेशन के बारे में था कि कहां कहां हम एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, किस पोजीशन पे लगाएंगे। अब बात करते हैं यूज ऑफ पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव केस का यूज हम कहां कहां करते हैं, पॉजेसिव केस का यूज हम कहां कहां करते हैं। तो पहला चीज देखो, ध्यान देना, इन लिविंग थिंग्स। सबसे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आता ही आता एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। ये जो एपोस्ट्रोफ एस है ना, ये जो एपोस्ट्रोफ एस है, इसका यूज जो है हम लिविंग के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? लिविंग के साथ करते हैं। इसका यूज आप जनरली नॉन लिविंग के साथ नहीं करोगे, इसका यूज नॉन लिविंग के साथ नहीं करोगे। आप कभी भी डायरेक्टली नॉन लिविंग चीजों के साथ ये वाला यानी कि एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करोगे, क्योंकि एपोस्ट्रोफ एस बना है किसके लिए? लिविंग के लिए बना है। नॉन लिविंग पे जनरली हम एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान देना। देखो, इन लिविंग थिंग्स बट नॉट इन नॉन लिविंग थिंग्स। तो एपोस्ट्रोफ एस जो है वो लिविंग थिंग्स में लगाते हैं, लेकिन जनरली हम नॉन लिविंग के साथ हम नहीं लगाते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जिससे ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान देना, जैसे हमने लिखा राम्स बुक, यानी कि हमने यहां पर क्या बोला? राम की पुस्तक। तो यहां राम कैसा व्यक्ति है, लिविंग है या नॉन लिविंग है? आप कहोगे सर कि राम लिविंग है, तो लिविंग के साथ अगर आप एपोस्ट्रोफ एस लगाते हो तो गलत नहीं होता है, तो ये सही है, ये बिल्कुल सही है। लिविंग के साथ अगर आप एपोस्ट्रोफ एस लगाते हो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको बताया कि आप अगर पॉजेसिव केस अगर आप एपोस्ट्रोफ एस से बता सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप ऑफ से भी बता सकते हो, ऑफ से भी बता सकते हो। तो ऑफ का जो यूज होता है ना, ऑफ का यूज हम लिविंग के साथ, देखो मैं फिर से बताता हूं, देखो एपोस्ट्रोफ एस का यूज हम लिविंग के साथ करते हैं, और नॉन लिविंग के साथ हम नहीं करते हैं। लेकिन ये चीज हम ऑफ से भी बता सकते हैं। तो ऑफ का जो यूज है ना, दोनों जगह होता है। ऑफ का यूज आप लिविंग के लिए भी कर सकते हो, ऑफ का यूज आप नॉन लिविंग के लिए भी कर सकते हो। इसका यूज दोनों जगह होगा, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जगह। तो जैसा कि हमने बोला राम की पुस्तक, तो इसको हमने क्या बोला? राम्स बुक। तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, हम इसको ऑफ का प्रयोग करके भी तो बता सकते हैं, द बुक ऑफ राम, द बुक ऑफ राम। और इस तरीके से ये भी एक्सप्रेशन सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। बात समझ में आ गया? अब चलिए इधर कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इधर के एग्जाम्पल से समझते हैं। द बुक्स कवर, भाई किसकी कवर? बुक की। किसकी कवर? किताब की कवर, बुक की कवर। तो यहां पर देखो बुक क्या है? बुक लिविंग है या नॉन लिविंग है? आप कहोगे सर बुक नॉन लिविंग है, तो मैंने क्या बताया? नॉन लिविंग के साथ आप ये एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगा सकते हो, नॉन लिविंग के साथ आप ये एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए द बुक्स कवर बोलना बिल्कुल गलत है, बुक्स कवर बोलना बिल्कुल गलत है। आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, बल्कि हमें अगर इस बात को बताना होगा तो हम यहां पर प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। तो द कवर ऑफ द बुक, ये तरीका सही है। तो यहां लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफ एस भी चल जाएगा और ऑफ का प्रयोग भी चल जाएगा, लेकिन नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफ एस कभी नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, लेकिन ऑफ जरूर चलेगा, ऑफ जरूर चलेगा। बात आपको समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हमने लिखा द टेबल्स लेग, यानी जो टेबल है ना उसका पैर, द टेबल्स लेग।
अब मुझे बताना क्या ये सही है, द टेबल्स लेक लिखना सही है? सर बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि टेबल क्या नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ हम अपस्ट्रॉफ एस नहीं लिख सकते। तो इसको कैसे बताएं हम? इसको बताने के लिए बोलना पड़ेगा, यानी प्रीपोजिशन ऑफ लगाना पड़ेगा, द लेग ऑफ द टेबल, द लेग ऑफ द टेबल। ये तरीका सही है, ये सही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, आगे क्या चीज जानते हैं? तो अभी अभी मैंने क्या बताया कि अपस्ट्रॉफ एस का यूज आप नॉन लिविंग के साथ नहीं कर सकते, ठीक, बिल्कुल सही। लेकिन आप कहीं कहीं पर आप नॉन लिविंग के साथ आप अपस्ट्रॉफ एस का यूज आप देखोगे और वो बिल्कुल भी सही होता है, वो बिल्कुल सही होता है। भाई ऐसा कैसे होता है? उसके साथ कुछ स्पेशल कंडीशन अप्लाइड रहता है, तभी ऐसा होता है कि हम नॉन लिविंग के साथ भी ये अपस्ट्रॉफ एस का यूज करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हो, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? आप लिटरेचर वगैरह में पढ़े होंगे पर्सोनिफिकेशन के बारे में। पर्सोनिफिकेशन देखो क्या होता है, या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब आप नॉन लिविंग चीज़ों को लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं, जब आप नॉन लिविंग चीज़ों को लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, पर्सोनिफाइड बोलते हैं। अब जैसे आपको मैं बोलूँगा सूरज आग बरसा रहा है, आजकल सूरज आग बरसा रहा है। अब सूरज तो कोई लिविंग थिंग नहीं है कि वो आग बरसाएगा, लेकिन हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उसको हम लिविंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। जैसे कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे हमने बोला ड्यूटीज कॉल, यानी ड्यूटी की बुलावा। भाई ड्यूटी कोई लिविंग थोड़े कि हमें बुलाएगा, हमें इनवाइट करेगा, नहीं ना, लेकिन फिर भी हम इस तरह से बात कर रहे हैं। जैसे ध्यान देना, मैं एक और बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूं। जब मैं आधी रात को उस गांव में गया तो मैंने देखा कि पूरा गांव सो रहा था। भाई गांव कोई लिविंग चीज थोड़े के सोने का काम करेगा, स्लीप करने के काम, सोने का काम कौन करेगा? वहां के लोग करेंगे। लेकिन हमने क्या बोला? हमने बोला पूरा गांव सो रहा था। तो एक्शन कौन करता है, एक्टिविटी कौन करता है? जो लिविंग होता है। बट गांव तो लिविंग नहीं है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी नॉन लिविंग के साथ हम इस तरह से ट्रीट करके बोलते हैं कि जैसे मानो कि वो लिविंग है। तो जब भी आप नॉन लिविंग को लिविंग मान के चलते हो तो उसी को हम बोलते हैं पर्सोनिफाई करना, यानी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स रहेंगे ना, तो उसमें आप अपस्ट्रॉफ एस लगाओगे तो गलत नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, जैसे हमने बोला नेचर्स लॉज। भाई प्रकृति के जो कानून होते हैं ना, बड़ा डेंजरस होता है, ठीक है। तो नेचर देखो क्या है, नेचर्स लॉ, नेचर तो नॉन लिविंग है, लेकिन फिर भी हम इसमें अपस्ट्रॉफ एस इसलिए लगा रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि नेचर क्या है? नेचर कोई लिविंग चीज है, ठीक है। ड्यूटीज कॉल, ड्यूटी को भी हम लिविंग मान के चल रहे हैं। डेथ्स डोर, भाई मौत का दरवाजा है ना। डेथ कम्स टू एवरीवन, अब डेथ कैसे चल करके आता है? अपने पैरों पे चल के आता है, लेकिन हम लोग ऐसा ट्रीट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये सारे क्या, देखो ये सभी नॉन लिविंग है और ये सभी में हम यहाँ सभी में अपस्ट्रॉफ एस लगा रहे हैं। तो यहाँ अपस्ट्रॉफ एस लगाना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह क्या है? ये नाउन पर्सोनिफाइड है। तो पर्सोनिफाइड नाउन्स के साथ अगर आप अपस्ट्रॉफ एस लगाते हो तो गलत नहीं होगा। चलिए उसके बाद हम अगला यूज जानते हैं। कोई भी नाउन, नाउन्स डिनोटिंग टाइम, प्लेस, स्पेस और वेट, कोई भी ऐसा नाउन हो, मैं नॉन लिविंग नाउन की बात कर रहा हूं, कोई भी ऐसा नॉन लिविंग नाउन है जिससे हमें टाइम के बारे में पता चलता है, या जिससे हमें किसी प्लेस के बारे में पता चले, या जिससे हमें स्पेस के बारे में पता चले, या जिससे हमें वेट के बारे में पता चले, तो वैसे नाउन में भी अगर आप ये वाला अपस्ट्रॉफ एस लगा दोगे तो गलत नहीं होगा, तो गलत नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला अ वीक्स हॉलीडे, अ वीक्स हॉलीडे का मतलब एक सप्ताह का हॉलीडे। भाई आप बोलोगे वीक तो कोई नॉन लिविंग चीज है, तो नॉन लिविंग में तो हम अपस्ट्रॉफ एस नहीं लगाते हैं, हमें ऐसे बोलना चाहिए द हॉलीडे ऑफ अ वीक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा नॉन लिविंग है, लेकिन क्या वीक से हमें टाइम के बारे में पता नहीं चल रहा है? जी बिल्कुल, वीक से हमें पता चल रहा है कि वो टाइम बता रहा है, तो इसलिए टाइम बता रहा है तो हम यहाँ पर अपस्ट्रॉफ एस लगा देंगे तो गलत नहीं होगा। उसके बाद इंडियाज पॉपुलेशन, अब देखो इंडिया क्या, इंडिया प्लेस है,
तो प्लेस बताने वाले वर्ड के साथ भी अगर आप अपस्ट्रोफ एस लगाओगे तो गलत नहीं होगा। उसके बाद देखो क्या, अ फुट्स लेंथ, यानी 1 फुट का लेंथ, 1 फुट का लेंथ। अब देखो अ फुट लेंथ क्या बता रहे हैं, स्पेस बता रहे हैं भाई, कितना का स्पेस है, 1 फुट का स्पेस है। तो यहां पर हम लगा दिए अपस्ट्रोफ एस, गलत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये स्पेस बता रहा है। उसके बाद देखो अ टन्स वेट, कितना का वेट, कितना का वजन, 1 टन का वजन, 1 टन का वेट। तो हमने टन के साथ अपस्ट्रोफ एस क्यों लगाया, क्योंकि ये वेट बता रहा है। बात समझ में आ रही है। तो कोई भी ऐसा नाउन जो कि नॉन लिविंग हो और जिससे टाइम, प्लेस, स्पेस या वेट के बारे में पता चले, अगर आप उसके साथ अपस्ट्रोफ एस लगा देते हो तो वो गलत नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, हाँ देखो, इन सम फ्रेजेस एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। अच्छा, इडियम्स के बारे में आप जानते हो, जिसे हम हिंदी में मुहावरा कहते हैं। तो इडियम्स ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसका लिटरल मीनिंग नहीं होता है, मतलब शब्द लिखे कुछ और होते हैं और उसका मीनिंग कुछ और निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इडियम बोलते हैं। तो इंग्लिश में कुछ कुछ इडियम्स ऐसे हैं जिनमें आपको अपस्ट्रोफ एस पहले से लगा हुआ मिलेगा, जिनमें आपको अपस्ट्रोफ एस पहले से लगा हुआ मिलेगा। और जहां पर पहले से चीजें लगी हुई होती है ना, उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं और ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं कि यहां पर कैसे आपने अपस्ट्रोफ एस लगा दिया, यहां क्यों नहीं लगाया। ठीक है, तो ये सारे इडियम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और पढ़ते पढ़ते वो चीजें पता हो जाती है। तो ध्यान देना, जैसे टू हिज हार्ट्स कंटेंट, टू हिज हार्ट कंटेंट्स मतलब एज मच एज, इसका मतलब होता है एज मच एज, जितना आप चाहो उतना, जैसे जितना खाओ उतना, जितना खा सकते हो, जितना खाना चाहते हो खाओ। तो यू कैन ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट, हार्ट्स कंटेंट मतलब दिल को संतुष्टि मिलना चाहिए। तो देखो ये क्या है, ये ईडियम है। अब ये ईडियम है तो इसलिए यहां पर हम अपस्ट्रोफ एस लगा रहे हैं। उसके बाद क्या, एट हिज विट्स एंड, यहां विट्स में लगा रहे हैं, ये भी एक ईडियम है। तो एट वन विट्स एंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आपकी दिमाग काम नहीं करती है। तो ये क्या ईडियम है। अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर। आप तो बोलोगे सर स्टोन तो यहाँ पर नॉन लिविंग है, लेकिन नॉन लिविंग में आपने कैसे लगा दिया। ये स्टोन को ना तो आपने पर्सोनिफाई किया, ना तो टाइम बता रहा, ना तो प्लेस बता रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कैसे लगा दिया, यहाँ पर हमने लगाया नहीं, बल्कि ये चीज पहले से लगा हुआ रहता है। इस इडियम में आपको अपस्ट्रोफ एस पहले से लगा हुआ मिलेगा। तो इसलिए कुछ ऐसे इडियमेटिक एक्सप्रेशंस इंग्लिश में है जहां पर आपको अपस्ट्रोफ एस पहले से लगा हुआ मिलेगा, तो आप उसके साथ छेड़छाड़ मत करना, मतलब वो चीज वहां पर सही माना जाता है, वहां पर ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं करते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्या है, इन द नेम्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। तो जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है, तो सेलेस्टियल बॉडीज कोई भी ऐसा नाउन जिससे हमें सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पता चले। भाई सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं, जिसको हम हेवनली बॉडीज भी बोलते हैं, यानी कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऐसे चीज जो कि स्पेस में पाए जाते हैं, जो कि अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, उसको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, हेवनली बॉडी भी कह सकते हैं। तो जो भी चीज आपके स्पेस में पाए जाते हैं, उसके साथ अगर आप अपस्ट्रोफ एस लगाओगे तो गलत नहीं होगा। अगर आप हेवनली बॉडीज के साथ अपस्ट्रोफ एस लगाओगे तो गलत नहीं होगा। जैसे हमने बोला द सन्स रेज, सूर्य की किरण, सूर्य की किरणें। तो सन क्या है, सन कहाँ मिलता है भाई, स्पेस में मिलेगा। तो सन एक सेलेस्टियल बॉडी है, तो सेलेस्टियल बॉडी है, तो अगर आप इसमें ये लगा देते हो तो गलत नहीं होता, ये सही है। बात समझ में आ रही है। हाँ, द मून्स प्रेजेंस, चांद की उपस्थिति। तो मून क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है, तो यहां पर भी हम अपस्ट्रोफ एस लगा देंगे तो गलत नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया, चीजें आपको समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे क्या है। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कंसेक्यूटिव पोजीशन, कंसेक्यूटिव पोजीशन, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद बैक टू बैक आना। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बैक टू बैक। तो देखो क्या हम बैक टू बैक अपस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं, हमने एक बार लगाया, फिर से हमने लगा दिया, क्या हम बैक टू बैक अपस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं, बैक टू बैक क्या हम अपस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे, इसी को बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस पोजीशन या कंसेक्यूटिव पोजीशन हम बोलते हैं। तो आइए जानते हैं, एग्जांपल से समझेंगे इसको। तो देखिए एग्जांपल क्या है, माय फ्रेंड्स ब्रदर्स मैरिज, मेरे दोस्त के भाई की शादी, मेरे दोस्त की भाई की शादी। भाई दोस्त किसका, मेरा। और
नहीं, फ्रेंड किसके, मेरे, और भाई किसके, फ्रेंड के, और फ्रेंड और उसके भाई का क्या, मैरिज। तो यहाँ पर देखो बैक टू बैक पोजीशन आ रहा है, बैक टू बैक पोजीशन आ रहा है, यानी इसी को हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, इस कंसेक्यूटिव पोजीशन में हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर बैक टू बैक दो बार अपस्ट्रोफ एस लग गया, बैक टू बैक दो बार अपस्ट्रोफ एस लग गया। तो क्या हम बैक टू बैक दो बार अपस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत माना जाता है, ऐसा हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को फिर कैसे लिखा जाए, इसका लिखने का सही तरीका क्या होता है? तो सही तरीका देखो क्या होगा, सही तरीका ये होगा कि आपको जो लास्ट वाले जो नाउन है, लास्ट वाले नाउन कौन है, ये मैरिज है, जो लास्ट वाले नाउन होगा ना उसको आपको पहले लिखना है, उसको पहले लिखना है। पहले हमने लिख दिया, पहले हमने लिख दिया, और इस चीज को एज इट इज रखना है, इसको एज इट इज रखना है, और फिर क्या करना है, यहां से आपको अपस्ट्रोफ एस हटा देना है। यानी केवल ध्यान रहे कि हमें एक बार में एक ही अपस्ट्रोफ एस का यूज करना है, एक ही अपस्ट्रोफ एस का यूज करना है। तो इसलिए यहां पर हम केवल यूज करेंगे अपस्ट्रोफ एस। तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल भी गलत है। ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, माई फ्रेंड्स ब्रदर्स मैरिज, दो बार जो बैक टू बैक कंसेक्यूटिव आप यहां पर अपस्ट्रोफ एस यूज कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। सही तरीका क्या होगा, द मैरिज ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रदर, ये तरीका सही होगा, ये तरीका सही होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ चलिए, बात आपको समझ में आ गई ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पोजीशन, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो अपस्ट्रोफ एस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये देखने में बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन का को जन्म दे देता है ये। तो अगर आप इन सारे चीज़ों पे छोटी छोटी बातों का ये जो डाउट है आप इसको क्लियर करके नहीं रखेंगे, तो आप कभी भी ये नहीं सोच सकते हैं कि हम कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे, किसी भी टेस्ट में बैठेंगे और हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको यहाँ पर इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बात आपको समझ में आ गई? हाँ चलिए, तो ये रहा आपका केस, नाउन के अंदर जो हम केस पढ़ रहे थे ये हो गया कंप्लीट, नाउन के अंदर केस भी हो गया कंप्लीट। अब हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे, अगले वीडियो में अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो आई होप कि अब आपको सभी चीज़ें बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। अब आपको केस से रिलेटेड या नाउन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि नाउन के अंदर जितने भी चीज़ें थे मैंने सभी चीज़ को यहाँ पर कवर किया। तो रेनन मार्टिन के बुक से अगर आप अपना ग्रामर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मैं पहले ही आपको बताया कि मैं आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़ाऊंगा इस बुक से, और इसका मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा हूँ। तो अगर आपको चैप्टर वाइज चैप्टर देखने हैं, शुरू से देखने हैं, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको रेनन मार्टिन का मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। और अभी तक हम लोग 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये 8वां चैप्टर है आज का वीडियो आपका। अगले क्लास में हम लोग 9th चैप्टर पढ़ेंगे। तो जितने भी प्रीवियस वीडियोज जो आपने अभी तक नहीं देखा, तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन, आपको कैसा लगा आज का वीडियो, आपको आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक बहुत हमें हेल्प करती है कि हमें और क्या इम्प्रूव करने चाहिए। तो बिल्कुल आप बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे रेनन मार्टिन के ग्रामर बुक से अगले चैप्टर में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।